बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। आशा है आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा और उसमें समझाई गई बातों को निश्चित रूप से समझा ही होगा। जैसा कि मेरा मानना है कि आप लोगों के पास 5 या 6 साल थोड़ी मुश्किल के हैं। मुश्किल का मतलब है आपको यदि जो है लाइफ बनानी है तो इन 5-6 सालों में अच्छी मेहनत करनी है बिना इधर उधर भटके। यदि आपने ये 5-6 साल थोड़ी परेशानी में गुजार लिए तो आगे के 60-70 साल जो है आप आराम से काटेंगे। और यदि आपने इन 5-6 सालों में इधर उधर मन भटकाया तो क्या होगा कि बाकी जो जिंदगी के 60-70 साल जो है परेशानी में कटेंगे। तो चॉइस आपकी है कि आपको ये 5-6 साल अच्छे से मेहनत करके अपना गोल प्राप्त करना है या फिर जो है जिंदगी भर रोना है। तो ये आपको डिसाइड करना है। तो मेरा तो कहना ये है कि आप लग जाइए और एक वीडियो को चाहे 2 बार देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, जब तक वो चीज़ समझ में ना आए तब तक आप जो है कोशिश करते रहिए। और कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके पूछ भी लीजिए। तो उस कोई पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक होगा तो हम उसको और आसानी के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। वो है बीमीय विश्लेषण। बीमीय विश्लेषण में हम भौतिक राशियों की बीमा निकालेंगे। कैसे निकाली जाती हैं बीमा, ये क्या होती हैं, इसको समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि केवल 7 मूल राशियां हैं। उन 7 मूल राशियों के 7 ही मूल मात्रक हैं। 2 पूरक राशियां हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कुल मान लिया 9 राशियां बनती हैं। 7 मूल राशियां, 2 पूरक राशियां। 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक, 2 पूरक राशियों के जो है पूरक मात्रक। इसके अलावा जितनी भी राशियां हैं वो कैसी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। मीन्स उन राशियों को, व्युत्पन्न राशियों को हम मूल राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो जब हम किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं तो हमें एक सूत्र प्राप्त होता है। तो उस सूत्र में हम ये देखते हैं कि इन मूल राशियों पर उस व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करते समय घातें क्या प्राप्त होती हैं। तो जो घातें प्राप्त होंगी वही घातें ही उस राशि की, उस भौतिक राशि की बीमाएं कहलाएंगी। अर्थात परिभाषा के अनुसार किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें हैं जो उस राशि को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करते समय मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं या लगाते हैं। एक तो परिभाषा ये हो गई। अभी हम उसको लिख करके भी दिखाते हैं। दूसरी परिभाषा और भी हो सकती है कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वो घातें हैं जो उस भौतिक राशि का मात्रक लिखते समय मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। यानी उस जो है व्युत्पन्न राशि का जब हम मात्रक लिखेंगे तो मूल मात्रकों पर कुछ घातें आएंगी और वही घातें जो हैं बीमाएं कहलाएंगी उस विशेष भौतिक राशि की। तो जैसे कोई राशि लेते हैं, देखिए हमने लिख रखा है, दोनों परिभाषाएं लिखी हुई हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वह घातें होती हैं जिन्हें हम उस राशि को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करते समय मूल राशियों पर चढ़ाते हैं। दूसरी परिभाषा यह है, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वो घातें होती हैं जिन्हें हम उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। तो दोनों परिभाषाओं के आधार पर समझिए। देखिए, यदि हमने कोई राशि ली, जैसे कि हमने लिया क्षेत्रफल, ये कोई मूल राशि तो है नहीं, व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लंबाई मीन्स दूरी है और दूरी के लिए हम
यल प्रयोग करते हैं और चौड़ाई भी यल हो गई, तो ये जो है यल की घात 2 हो गई। तो क्षेत्रफल को जब हमने मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया तो हमें प्राप्त हुआ यल की घात 2। अतः क्षेत्रफल की विमा क्या है? लंबाई में 2 है। क्षेत्रफल की विमा लंबाई में 2 है। एक और उदाहरण ले लीजिए, चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी को यल से व्यक्त करते हैं, समय को टी से। तो ये दोनों की घात 1 है इस समय। जब टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? ये घात जो धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएगी, मतलब ऐसा आ जाएगा यल टी माइनस 1। अर्थात कह सकते हैं कि चाल की लंबाई में बीमा 1 है, क्योंकि लंबाई की घात 1 है। तो चाल की लंबाई में बीमा 1 है और समय में बीमा जो है -1 है। तो ये जो बीमाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? घातें होती हैं, जो उस दी गई भौतिक राशि को मूल राशियों को पदों में लिखते समय उन मूल राशियों के ऊपर लगाते हैं। लंबाई मूल राशि है, समय मूल राशि है, इनकी जो घातें हैं वही जो है उस राशि की बीमाएं होंगी। दूसरी परिभाषा है वो मात्रकों के आधार पर है। तो जैसे जब हम क्षेत्रफल का मात्रक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मीटर गुणा मीटर, तो मीटर का वर्ग है ना। तो ये क्या हुआ? मात्रक हो गया। किसका? क्षेत्रफल का। तो इससे पता लगता है कि क्षेत्रफल की बीमा जो है लंबाई में 2 है। लंबाई का मात्रक मीटर है और मीटर के ऊपर 2 लगा हुआ है। इसी तरह से चाल का मात्रक लिखते हैं, चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मीटर सेकेंड की घात -1। तो ये जो है मात्रकों के पदों में लिखा गया है। तो मीटर पर 1 घात है, अर्थात चाल की लंबाई में बीमा 1 है और समय में बीमा -1 है। तो इस तरह से हम इन 2 परिभाषाओं के आधार पर बीमा समझ सकते हैं। बीमा नहीं है, बीमा तो LIC वाले करते हैं, LIC लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं लोग, तो वो बीमा होता है, ये है बीमा। ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करेंगे कि बीमीय सूत्र क्या होता है। यानी किसी भौतिक राशि का एक सूत्र लिखते हैं, यानी उस भौतिक राशि को जो है मूल राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं तो सूत्र एक प्राप्त होता है। तो ये सूत्र क्या दर्शाता है? बीमीय सूत्र ये दर्शाता है कि वह भौतिक राशि मूल किन किन मूल राशियों से किस प्रकार संबंधित है, ये वो बीमीय सूत्र बताता है। जैसे कि अभी हमने चाल का बीमीय सूत्र लिखा था, वो आया था, चाल का एक बीमीय सूत्र हमने लिखा, वो आया LT -1। तो इसको देख करके ही पता लगा कि चाल जो है लंबाई से संबंधित है और समय से संबंधित है। और किस प्रकार है ये भी पता लग रहा। लंबाई जो है, मतलब इसको यदि ठीक से लिखा जाए, एक्सप्लेन किया जाए, तो लंबाई बटे दूरी बटे समय आएगा। -1 घात का मतलब है ये नीचे चला जाएगा। तो ये पता लगा कि चाल जो है लंबाई और समय से संबंधित है, और किस प्रकार संबंधित है ये भी पता लग गया। तो यहाँ पर हम क्लास 11th में जो राशियां पढ़ेंगे वो यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी के अंतर्गत आएंगी। सभी राशियां जो भी 11th में पढ़ेंगे वो मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी और थर्मोडायनामिक्स मीन्स ऊष्मागतिकी के अंतर्गत आएंगी। और यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी के लिए हमें केवल 4 भौतिक राशियों की जरूरत पड़ेगी। यानी यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी से संबंधित सभी भौतिक राशियों को 4
मूल मात्रकों की सहायता से हम व्यक्त कर लेंगे। और वो 4 मूल राशियां हैं द्रव्यमान, लंबाई, समय और ताप। तो इनके मात्रक भी आपको मालूम होंगे। तो इन्हीं 4 मूल राशियों की मदद से यांत्रिकी और उष्मागतिकी की सभी भौतिक राशियों को जो है हम आसानी से इन मूल राशियों के पदों में व्यक्त कर पाएंगे और उनके विमीय सूत्र लिख लेंगे। तो विमीय सूत्र लिखते समय हम जो द्रव्यमान को कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे, लंबाई को एल से, समय को टी से, ताप को के केल्विन या फिर थीटा से व्यक्त करेंगे। तो इस तरह से विमीय सूत्र कुछ इस तरह से आएगा। देखिए, एम की घात ए, एल की घात बी, सी की घात टी की घात सी और के की घात थीटा या के की घात डी या थीटा की घात डी। तो इस तरह से हम किसी भी राशि का विमीय सूत्र लिख करके उसको इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब जैसे चाल का हमने विमीय सूत्र लिखा, इसमें द्रव्यमान नहीं आया न तो ताप आया, तो उसको छोड़ सकते हैं या फिर हम घात 0 लगा सकते हैं। जैसे मतलब क्या हुआ कि यदि हम इसको लिखें तो एम की घात 0 लगा दीजिए, एल टी -1, ऐसे भी लिख सकते हैं चाल का विमीय सूत्र, क्योंकि ये यांत्रिकी से संबंधित राशि है चाल। तो ये इसमें थीटा को हम छोड़ सकते हैं, मतलब ताप को छोड़ सकते हैं, और नहीं तो ये एम को भी हटा दीजिए, केवल एल टी -1 को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, तो आपको सूत्र, विमीय सूत्र चाल का पता लग जाएगा। अब आइए कुछ और भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखना सीखते हैं। देखिए, विमीय सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले आपको उस दी गई राशि का संबंध मूल राशियों से पता ही होना चाहिए। यदि आपको उस दी गई राशि का संबंध मूल राशियों से नहीं ज्ञात है तो फिर आप उस राशि की विमा या विमीय सूत्र नहीं लिख सकते हैं। तो अभी कुछ हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए, है ना, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, सभी राशियों के बारे में आप नहीं जानते हैं, उनके सूत्रों का पता नहीं है। तो विमीय सूत्र तभी लिख पाएंगे जब हम उस राशि का फार्मूला मालूम हो, या कहें वो भौतिक राशि मूल राशियों से किस प्रकार संबंधित है, ये मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे वो सब कुछ आ जाएगा जब आप आगे पढ़ेंगे, उन राशियों के बारे में जानेंगे। अब हम लिख रहे जा रहे हैं विमीय सूत्र लिखना। सीखिए कैसे। देखिए, एक तो सबसे पहले क्षेत्रफल हम लिख चुके हैं, है ना। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यल गुणा यल का मतलब यल की घात 2। इसका विमीय सूत्र यही हो गया, क्षेत्रफल ए बराबर हो गया यल की घात 2, ऐसे लिख दीजिए। या फिर भाई ऐसे लिख सकते हैं एम की घात 0 यल स्क्वायर टी की घात 0, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा है आयतन। आयतन का भी सूत्र मालूम है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इसमें ये बहुत बड़ी अच्छाई है कि आयतन वो किसी का भी हो, चाहे गोले का आयतन हो, चाहे घन का आयतन हो, घनाभ का आयतन हो या बेलन का आयतन हो, सभी का विमीय सूत्र एक ही प्राप्त होगा, अलग अलग प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से यल गुणा यल गुणा यल, यल की घात 3, तो विमीय सूत्र आयतन का हो गया यल की घात 3, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, या फिर भाई एम की घात 0 यल की घात 3 टी की घात 0 लगा देंगे। अगला है चाल या वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दोनों एक ही हैं वैसे तो, और जो भी अंतर होगा आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे इसको। तो दूरी बटे समय यल बटे टी। अब देखिए टी जो है हर में है और घात इसकी 1 है, ये ऊपर जाएगा
तो एल टी माइनस वन हो जाएगा, है ना। तो वेग v बराबर हो जाएगा एल टी माइनस वन, ब्रैकेट में बंद करेंगे और या लिख देंगे m की घात 0 एल टी माइनस वन। चाल के बाद आता है त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग परिवर्तन मीन्स वेग ही तो हुआ, तो वेग का जो हमने वेग की जो बीमा लिखी थी उसको ऊपर रखेंगे एल टी माइनस वन और समय एक और नीचे आ जाएगा। ये समय की घात इस समय एक है, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी और ये माइनस घात पहले से है, एक और माइनस आ जाएगा तो एल टी माइनस टू हो जाएगी। त्वरण ए का विमीय सूत्र हो गया एल टी माइनस टू, या फिर आप जीरो वाला भी लिख दीजिए, एम की घात 0 एल टी माइनस टू। यह है त्वरण का विमीय सूत्र। अब उसके बाद आता है बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब डायरेक्ट हम लिखेंगे द्रव्यमान मास हो गया गुणा और ये हो गया एल टी माइनस टू। तो ये बल का विमीय सूत्र हो गया एम एल टी माइनस टू। देखिए ये विमीय सूत्र हो गया। बल के बाद आता है कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल का लिख चुके हैं हम बीमा एम एल टी माइनस टू गुणा करेंगे एल से, तो ये हो जाएगा एल की घात एक ये है, एक है, एक प्लस एक गुणा में घातें जुड़ती हैं तो कार्य डब्लू का मात्रक हो जाए, वो विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल की घात 2 टी की घात माइनस 2। ये माइनस 2 है। तो हमने बल की बीमा को विस्थापन की जो बीमा हम प्रयोग करते हैं उससे गुणा कर दिया, तो ये कार्य का आ गया। कार्य के बाद है शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य करने की दर, कार्य बटे समय। तो कार्य एल स्क्वायर टी माइनस टू बटे टी। अब देखिए हमने यहाँ पर किसके लिख लिए हैं, बल का लिख लिया है एम एल टी माइनस टू, है ना। कार्य का लिख लिया है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और शक्ति का देखिए लिखने जा रहे हैं तो ये शक्ति पावर इज इक्वल टू होता है टी की घात एक है, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी और ये माइनस पहले से है तो जुड़ जाएगी, ये एम एल स्क्वायर टी की घात -3 हो जाएगी। ये हो गई पावर एम एल स्क्वायर टी की घात -3। अब एक राशि आ रही है घनत्व, है ना। तो घनत्व जो होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान तो m ही रहेगा और आयतन का एल की घात 3 होता है, इसमें टी नहीं आ रहा है तो ये इसका घनत्व d का मात्रक हो विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल की घात 3 माइनस का, ऊपर जाएगी घात माइनस हो जाएगी, टी की घात 0 लिख दीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आता है संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। अब द्रव्यमान का तो यम होता है, वेग का लिख चुके हैं एल टी माइनस 1 होता है, तो इस तरह से संवेग का हो गया है एम एल टी माइनस 1। ये विमीय सूत्र संवेग का हो गया। अब बात करेंगे, अगला है गतिज ऊर्जा का, है ना। गतिज ऊर्जा का सूत्र मालूम है तो गतिज ऊर्जा का लिख पाएंगे, है ना। गतिज ऊर्जा फार्मूला होता है ये हाफ एम वी स्क्वायर। वी मीन्स वेग, एम मीन्स द्रव्यमान। अच्छा, जो संख्याएं आएंगी उसकी तो कोई बीमा होती नहीं, उसको बिल्कुल वैसे ही छोड़ देंगे, लिखेंगे ही नहीं। तो गतिज ऊर्जा के ई इसको लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी,
और m, और वेग का हम लिख चुके हैं एल टी माइनस 1 का स्क्वायर। हल करेंगे तो ये हो जाएगा m एल स्क्वायर टी की घात माइनस 2। अब देखिए ये आया गतिज ऊर्जा का, और गतिज ऊर्जा का आया है m एल स्क्वायर टी माइनस 2, और ये देखिए उतना ही आया जितना कि कार्य का था। इसका मतलब कार्य और गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र समान है। स्थितिज ऊर्जा, देखिए ऊर्जा जितनी भी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा जो है, सभी ऊर्जाओं की के जो विमीय सूत्र होंगे समान होंगे, कोई अंतर नहीं होगा। अब देखिए जो है स्थितिज ऊर्जा का लिख के दिखाते हैं। स्थितिज ऊर्जा फार्मूला होता है, और ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, mgh होता है। द्रव्यमान है g, गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है, m हो गया त्वरण एल टी माइनस 2, और एक h और है तो l से गुणा हो गया, तो l से गुणा होगा तो l की घात 2 हो जाएगी, t की घात माइनस 2। देखिए तो इस तरह से स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कार्य, तीनों के विमीय सूत्र एक जैसे आ गए। अब आता है दाब। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। बल का लिख दीजिए विमीय सूत्र, और क्षेत्रफल का लिख दीजिए। बल आया था हमारा m एल टी माइनस 2 बटे क्षेत्रफल है l का स्क्वायर। हल कर दीजिए तो दाब का विमीय सूत्र आ जाएगा। ये देखिए l की घात 2 जो है ऊपर जाएगी, माइनस 2 हो जाएगी, तो हल कैसे होगा? देखिए m l की घात माइनस 1, वो सॉरी 1 पहले से है और माइनस 2 नीचे से आया, और t की घात माइनस 2, तो दाब का विमीय सूत्र हो गया m l की घात माइनस 1 t की घात माइनस 2। ये हो गया दाब का विमीय सूत्र। अब जो है आवेग, आवेग का सूत्र, अभी आवेग नहीं पढ़ा होगा, तो आवेग का सूत्र होता है, आवेग बराबर होता है बल गुणा समय। बल का मात्रक m एल टी माइनस 2, बल का विमीय सूत्र, न कि मात्रक, गुणा समय t। तो t की घात धनात्मक है 1, ये माइनस 2 है, माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1, मतलब ऐसे हो रहा है। देखिए यार t माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा m एल टी माइनस 1। ये आवेग का हो गया। अब उसके बाद आता बल आघूर्ण। देखिए सूत्र मालूम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा दूरी। बल है m एल टी माइनस 2, दूरी l है। तो देखिए यहाँ पर l जो है, ये जो गुणा होने के बाद l की घात 2 हो गई है, और ये देखिए विमीय सूत्र हमें फिर से किसके बराबर मिल गया? कार्य के बराबर मिल गया। कार्य का, ऊर्जा का, बल आघूर्ण का विमीय सूत्र समान है। विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, या हमने लंबाई लिख दिया, दोनों लंबाई ही है, तो यल बटे यल कट जाएंगी। तो विकृति का विमीय सूत्र आ जाएगा m0 l0 t0, सब जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहां पर यल लंबाई बटे लंबाई था, वो कट गया। तो इस तरह से विकृति जो है एक विमाहीन राशि है, इसकी विमा नहीं है। ऐसी और भी राशियां हैं जिनकी विमाएं नहीं होती हैं। अब हम बात करेंगे प्रतिबल। देखिए दाब का यहां लिखा हुआ है, प्रतिबल का भी सूत्र जो होता है बल बटे क्षेत्रफल ही है। तो इसका भी m एल टी माइनस 2 बटे एल स्क्वायर, जैसा कि दाब का था, है ना। तो प्रतिबल का भी विमीय सूत्र वही हो जाएगा जो दाब का आया था, m एल माइनस 1 टी माइनस 2। प्रतिबल और दाब का विमीय सूत्र एक हो गया। पृष्ठ तनाव, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे आगे। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई।
तो यम एल टी माइनस 2 अपॉन एल, एल से एल कट जाएगा तो यम एल की घात 0 हो जाएगी, टी की घात -2। ये हो गया पृष्ठ तनाव। एक होता है प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, इसका सूत्र होता है प्रतिबल बटे विकृति। अब प्रतिबल का तो हमने लिख रखा है, ये लिखा हुआ है एम एल -1 टी -2, और ये बीमाहीन राशि है m0 l0 t0। तो इस तरह से प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र वही रहा जो कि प्रतिबल का था। आवृत्ति, आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति का फॉर्मूला हो सकता है पढ़ा हो आपने, बिल्कुल पढ़ा होगा वैसे तो। आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल, आवर्तकाल मीन्स समय है, 1/t, तो ये हो गया t की घात -1। तो आवृत्ति जैसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं, न्यू है ये, तो यम की घात 0, यल की घात 0, टी की घात -1, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना ही लिखा रहने दीजिए, वो भी सही है। उसके बाद आता है प्लैंक स्थिरांक या नियतांक। अब सूत्र इसका होता है E बराबर होता है एच, ये h जो है स्मॉल h, ये है प्लैंक स्थिरांक, नियतांक, और न्यू फ्रीक जो है आवृत्ति है। तो h बराबर हो जाएगा E बटे, E क्या है, ऊर्जा है, h प्लैंक नियतांक है, न्यू क्या है, आवृत्ति है, तो h बराबर हो जाएगा E बटे न्यू। E मीन्स ऊर्जा है, तो ऊर्जा का हम विमीय सूत्र लिखें ये, और T मीन्स ये T क्या है, वो आवृत्ति है, जो आवृत्ति न्यू है ये, और न्यू का विमीय सूत्र होता है T⁻⁻1, आवृत्ति है ना। तो इस तरह से h का विमीय सूत्र हो जाएगा l² t -2, और ये +1, ये घात देखिए -1 जब ऊपर जाएगी तो +1 हो जाएगी। तो इस तरह से h का विमीय सूत्र हमें मिल गया t की घात -1। h क्या है, प्लैंक स्थिरांक। इसी तरह से गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में भी पढ़ा होगा। ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से हम जानते हैं कि बल बराबर होता है, यानी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वो, उसके लिए सूत्र ये है, दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं, परस्पर r दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच कितना बल लगता है, ये गुरुत्वाकर्षण नियम से पता लगता है। तो अब g का हमें निकालना है, असल में गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G, तो g बराबर हो जाएगा F r² बटे m1 m2। F क्या है, बल है, तो m l t -2, r क्या है, दूरी है, दूरी का वर्ग है, तो l² बटे m1 m2, m इंटू m स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो m की घात 1 -2 हो जाएगी, l की घात 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो ये जुड़ जाएगा, l की घात 1 + 2, और t की घात -2 ही रहेगी। तो इस तरह से हल करने पर हमें प्राप्त होगा g का विमीय सूत्र, m⁻⁻1, l⁻3, t⁻−2। तो इस तरह से गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा द्रव्यमान में -1, लंबाई में 3 और समय में जो है -2 है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिनका कि हम समय समय पर विमीय सूत्र बताते रहेंगे। थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लें इसकी अभी से, क्योंकि अभी सूत्र आपको नहीं मालूम है, ये निश्चित रूप से परेशानी है। तो वो परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाएगी जब आप उनको पढ़ लेंगे, और विमीय सूत्र आपके लिखना बाएं हाथ का काम हो जाएगा, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम विमाओं के आधार पर भौतिक राशियों को जो है किस प्रकार से बांट सकते हैं उसकी बात करते हैं।
बीमाओं के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, it is on the basis of dimensions। ये तो बीमीय आधार पर हम भौतिक राशियों को 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है बीमीय चर, डायमेंशनल वेरिएबल। चर का मतलब होता है वो राशियां जिसके मान स्थिर न हो, बदलते रहें। तो बहुत सी राशियां हैं, है ना। वे राशियां जिनकी बीमा होती है और इनका मान नियत नहीं होता या स्थिर नहीं होता। जैसे में जितनी वे राशियां लिखी हुई हैं, देखिए क्षेत्रफल है, आयतन है, त्वरण है, बल है, कार्य है, शक्ति है, घनत्व है, संवेग है, गतिवेग है, ये सब जो हैं बीमीय चर हैं। उदाहरण के लिए लिख दीजिए आयतन, बल, कार्य, ये सब जो हैं बीमीय चर हैं। दूसरा होता है बीमाहीन चर। चर का मतलब वही वेरिएबल हैं, बदलते रहते हैं। तो जैसा नाम है बीमाहीन चर, मतलब वे राशियां जिनकी बीमा नहीं होती तथा उनका मान भी नियत नहीं होता। जैसे अभी हमने देखा था विकृति आया था। विकृति जो है बीमाहीन राशि है और इसका मान भी स्थिर नहीं होगा। तो ये तो विकृति ही लिख दीजिए, विकृति। कोण, जो त्रिकोण मितीय अनुपात हैं वो सब बीमाहीन चर हैं आदि। तीसरा है बीमीय अचर। अब यहां पर वर्ड आ रहा है, शब्द आ रहा है अचर। अचर का मतलब हो गया जो बदल ना रहे हों। बीमीय अचर का मतलब ये हो गया डायमेंशनल कांस्टेंट। ये था डायमेंशनलेस वेरिएबल। अब ये राशियां जिनकी बीमा होती है तथा इनका मान स्थिर रहता है, क्या कहें, नियत रहता है। उदाहरण के लिए देखिए, ये प्लैंक्स नियतांक और गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इनके मान क्या हैं, स्थिर हैं। और इसकी बीमा भी हमने लिखी थी अभी, तो यही उदाहरण लिख लीजिए। जैसे प्लैंक नियतांक और गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कर्षण नियतांक, तो ये क्या हैं, बीमीय अचर हैं। बीमा तो इनकी है लेकिन इनके मान जो है स्थिर रहते हैं,
जैसे कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो होता है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻12 10⁻⁻12 ये स्थिर मान है। पूरे ब्रह्मांड में जो है जी का मान यही लिया जाता है। तो इस तरह से प्लैंक्स का नियतांक के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब एक अंतिम है बीमाहीन अचर, चौथा। ये है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इसके नाम से ही एकदम स्पष्ट हो जाता है, वे राशियां जिनकी बीमा नहीं होती तथा इनका मान नियत रहता है, नियत रहता है। जैसे शुद्ध संख्याएं, शुद्ध संख्याएं, शुद्ध संख्याएं का मतलब हुआ जो संख्याएं हम पढ़ते हैं 1 2 3 4, इनकी किसी की भी बीमा नहीं है। और पाई, पाई पाई का मतलब 22/7 आदि जो कुछ ऐसी राशियां हैं जिनकी जो है बीमा नहीं होती, मान स्थिर रहता है। पाई का मान 22/7 ही रहेगा, है ना। शुद्ध संख्याएं मान लिया 10 है तो 10 ही रहेगा। तो इस तरह से हमने पूरी राशियों को, सभी भौतिक राशियों को 4 प्रकार, 4 कैटेगरी में बांट दिया बीमा के आधार पर। अब हम एक सिद्धांत की बात और करेंगे और उस सिद्धांत का उपयोग जो है वो हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। और वो सिद्धांत है समांगीयता का सिद्धांत, गीयता का सिद्धांत। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये क्या प्रिंसिपल है इसके बारे में देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हम उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़, घटा या बराबर लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं जिनकी बीमा समान हो। इस सिद्धांत के अनुसार हम उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़, घटा या बराबर लिख सकते हैं जिनकी बीमा समान है। समान बीमा वाली भौतिक राशियों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं या एक राशि को दूसरे राशि के बराबर लिख सकते हैं। शर्त क्या है? उसकी बीमा समान होनी चाहिए। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। इसके आधार पर हम बहुत सारी प्रॉब्लम को, बीमा से रिलेटेड प्रॉब्लम को हल करेंगे। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम बीमा के उपयोग सीखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ तो हमें केवल सिंपली जो है बीमा लिखना सीखा हमने, यानी राशियों की बीमा भी लिखने को आती है। लेकिन अब इस बीमीय विश्लेषण के आधार पर और जो उपयोग हैं, किस तरह से एक हम सूत्र स्थापित कर सकते हैं, किसी सूत्र को चेक कर सकते हैं, किसी एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं। एक वन सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है ना, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे बदल सकते हैं, ये सब बीमीय आधार पर कर पाएंगे।
तो आशा है कि आपको आज का वीडियो में समझाई गई बातें समझ में आई होंगी और इनको आप ध्यान से देखिए, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे कि और ज़्यादा समझ में आ जाए। बशर्ते क्यों ना आपको 2 बार देखना पड़े। देखिए, समझिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।